Hello friends, welcome all of you to this setting up of business entities and closure lecture series. Friends, कोरोना वायरस के चलते हुए हमारे क्लासेस बंद है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी घर पे ही रहे, अपने घर वालों की और अपनी खुद की फिक्र करें, ठीक है, अच्छे से देखभाल करें। और इसी के चलते हमारे सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी होती कि ठीक है, लॉकडाउन तो चालू है, बट हमारी पढ़ाई रुक नहीं सकती। स्टडी नेवर स्टॉप्स, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम हमारे सब लेक्चर्स ऑनलाइन डाल रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई भी ना रुके, अपनी अपनी पढ़ाई चलते रहे और साथ ही साथ हमारे सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। ओके, तो ये लेक्चर सीरीज के साथ शुरू करते हुए मैं सबसे पहला प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर के ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। कौन सा भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये सब्जेक्ट क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, इसको देखना कैसा है, सीखना कैसा है, पढ़ना कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में ज़रा ब्रीफ में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस के साथ। तो आपका सिलेबस जो है दोस्तों, अगर आपने मॉड्यूल देखा होगा तो आपका सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए है 40 मार्क्स का, पार्ट बी है 35 मार्क्स का एंड पार्ट सी है 25 मार्क्स का। तो अगर आप सब्जेक्ट के नाम के तरफ ध्यान दोगे तो बिजनेस एंटिटीज का अपन सेटिंग अप कर रहे हैं। मतलब क्या, बिजनेस एंटिटीज कैसे बनाना वो सीख रहे हैं। और लास्ट में वर्ड है क्लोजर एंड क्लोजर। मतलब क्या, तो बिजनेस एंटिटीज को बंद कैसे करना, उसको लीगली डिसॉल्व कैसे करना, वाइंड अप कैसे करना, ये भी हम ये सब्जेक्ट में दिखने वाले हैं। तो मैं अगर आपको थोड़ा एक ब्रीफ डिटेल दे दूं तो पार्ट हम ए जो है वो आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, ठीक है। ब्रीफ नॉलेज आपको देता है कि कौन से अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड हम उनको कैसे शुरू कर सकते हैं। पार्ट बी जो है वो बिजनेस शुरू होने के बाद आपको कौन से लीगल लॉज ध्यान में रखने हैं, कौन से लॉज का कंप्लायंस करना है, उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको देता है। और पार्ट सी जो है वो आपको बिजनेस क्लोजर के बारे में बताता है कि इनकेस अगर आपका बिजनेस चल रहा नहीं होगा या आपको आगे बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो इसको अभी अपन बंद कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले अभी अपन पार्ट ए के चैप्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर्स है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर अपने को क्या बताता है कि कौन से टाइप्स ऑफ अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग है और कौन से फैक्टर्स, मतलब कौन से चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है। सेकेंड चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड देयर फॉर्मेशन। तो इसमें आपको डिटेल्स दिए गए हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक क्या है, ओपीसी क्या है, निधि क्या है, और इन सब चीज़ों का, ये सब कंपनीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देयर अल्टरेशन। चार्टर्ड डॉक्यूमेंट एंड देयर अल्टरेशन में दिया है कि कंपनीज के लिए क्या क्या चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है। चार्टर्ड डॉक्यूमेंट मतलब बेसिकली क्या, वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट लाइन रहती है। देखो, ठीक है, अभी कंपनी के लिए चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या है, तो एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मतलब ये डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं, ये कंपनी को कैसा उसको सपोर्ट करते हैं, कैसे कंपनी ने ये सब डॉक्यूमेंट्स के दायरे में ही रहना चाहिए, वो सब चीजें ये चैप्टर में है। पार्ट 2 इज अल्टरेशन ऑफ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या, अभी देखिए, बिजनेस कभी कंटिन्यू में बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली बदलते रहता है, ठीक है। तो हो सकता है आपने आज किसी एक बिजनेस के साथ शुरू किया हो, बट कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगे नहीं यार, बिजनेस चेंज करना है। तो आपको बिजनेस चेंज करना है या कंपनी का नाम चेंज करना है या कंपनी में शेयर होल्डर्स को चेंज करना है या कंपनी का शेयर कैपिटल चेंज करना है, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। और ये सब अलग अलग चेंजेस के लिए आपको एमओए और एओए के रिस्पेक्टिव क्लॉजेस को चेंज करना पड़ेगा। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स को चेंज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए ये चैप्टर में कवर्ड है,
चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देयर अल्टरेशन, चेंज कैसे किया जाए। फिर है लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज का लीगल स्टेटस क्या है, मतलब स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं, होल्डिंग क्या रहता, सब्सिडरी क्या रहता, एसोसिएट क्या रहता, डोरमेट कंपनी कौन सी रहती, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें अपन एलएलपी का कंसेप्ट बेसिकली क्या है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसको फॉर्म कैसे किया जाता है, फिर एलएलपी एग्रीमेंट क्या रहता है वो देखेंगे, फिर एलएलपी एग्रीमेंट को अगर अपने को चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, और एलएलपी लॉ के कंप्लायंसेस क्या क्या है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज थोड़ा जनरल चैप्टर है, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पार्टनरशिप हो गया, एचयूएफ हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये सब चीजें इसमें दी हुई है। तो ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, मेरिट्स डीमेरिट्स दिए हैं, और इन सब को रजिस्टर कैसे करना है वो दिया है। फिर नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट एंड सोसाइटी। तो बेसिकली ये चैप्टर में हम पूरे ऐसे एंटिटीज के साथ डील करेंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के जो भी अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये चैप्टर के नाम में ही है, सेक्शन 8 है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो इनको फॉर्म कैसे करते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, वगैरह वगैरह अपन इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो बेसिकली ये चैप्टर में हम फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब लोन देने वाले जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, लोन देने वाले या फिर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, एनबीएफसीज, पेमेंट्स बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, इन सब चीज़ों का हम स्टडी करेंगे कि ये अलग अलग क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, और इनके कंप्लायंसेस क्या क्या है। नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट स्टार्टअप्स। ठीक है, जब से मोदी गवर्नमेंट सरकार में आई है 2014 से, तब से स्टार्टअप वर्ड बहुत ट्रेंडिंग पे है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। तो बेसिकली ये स्टार्टअप है क्या चीज़, एक्चुअल में क्या डिफाइन करता है एक स्टार्टअप को, वो हम पढ़ेंगे। फिर स्टार्टअप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कि क्या क्या कंडीशंस अगर आप फॉलो करते हो तो आप स्टार्टअप हो। फिर स्टार्टअप के लिए बेनिफिट्स क्या है, स्टार्टअप कंसेप्ट ही क्यों आया, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर्स एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल वाला चैप्टर। तो इसमें अपन जॉइंट वेंचर ओवरऑल क्या होता है वो स्टडी करेंगे। फिर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इसमें अगर आपको बिजनेस अपना इंडिया के बाहर लेके जाना है, बाहर इस्टेब्लिश करना है, तो क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे वो दिया है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में है, और जब आप कौन से भी कंट्री में जाओगे, जो भी कंट्री में जाओगे, समझो फॉर एग्जांपल सिंगापुर में जाओगे, तो वहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस अलग रहेंगे, वो आपको अलग से स्टडी करने पड़ेंगे। अगर आप बिजनेस करने यूएस में जा रहे हो तो वहाँ के लॉज एंड रेगुलेशन अलग रहेंगे, वो आपको अलग से स्टडी करने पड़ेंगे। तो ऐसा केस स्पेसिफिक हम ये चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, ये चैप्टर में बस हम हमारे इंडिया के रेगुलेशंस पढ़ने वाले, कि अगर आपको बाहर बिजनेस करना है तो अपने इंडिया के लॉज आपको क्या बोलते हैं, वहां के लॉज जो बोलते हैं वो तो केस स्पेसिफिक रहेगा, वो आपको टाइम आने पे स्टडी करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटीज। अभी आप कौन सा भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने शुरू किया एज अ सोल प्रोप्राइटर, छोटा बिजनेस था इसलिए, बट ऐसा थोड़ी है कि अभी सोल प्रोप्राइटर बोल के शुरू किया तो आप हमेशा सोल प्रोप्राइटर बोल के ही रहोगे। नहीं, आप ऑब्वियसली ग्रोथ करोगे, सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में जाओगे, पार्टनरशिप से कंपनी में जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं वो हम इधर पढ़ेंगे। अभी कन्वर्जन में देखा जाए तो देखो, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को कुछ ऐसा स्पेसिफिक लॉ गवर्न नहीं करता है, स्पेसिफिक लॉ गवर्न करता है मेनली कंपनीज को ही। ठीक है, तो ये चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको बड़ी कंपनी बनना है, मतलब पब्लिक कंपनी बनना है, तो क्या कंप्लायंस है आपकी। समझो बड़ी एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, बट अभी बिजनेस चल रहा नहीं, आपको छोटी कंपनी बनना है, मतलब पब्लिक से प्राइवेट में आना है, तो क्या कंप्लायंस है। आपने 1 पर्सन कंपनी बनाई थी, आप अकेले ही थे, बट अभी आपका बिजनेस बढ़ गया, तो आपको इधर प्राइवेट में जाना है और पब्लिक में जाना है, तो क्या कंप्लायंसेस है। ये ऐसे अलग अलग कंपनीज एक्ट के जो भी कन्वर्जन के सिनेरियोज है, ये चैप्टर इसको कवर करता है। तो इसी
इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अभी देखते हैं पार्ट बी में क्या दिया है। मैंने आपको पहले जैसा बताया कि पार्ट बी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद, बिजनेस शुरू होने के बाद जो कंप्लायंसेस है वो इसमें है। अभी यहाँ पे पहला चैप्टर है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें क्या है कि एक बार अगर आपका बिजनेस सेटअप हो गया, इनिशियल कंप्लायंस आपने कर लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, तो वो इसमें दिया है। जैसे पैन नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, स्मॉल स्केल सेक्टर का रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर पोल्यूशन रिलेटेड कुछ लाइसेंस आपको लगेंगे, ड्रग रिलेटेड लाइसेंस लगेंगे, उद्योग आधार निकालना पड़ेगा, ये सब चीजें इसमें कवर्ड है। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। अभी कौन से दूसरे, इसको तो लॉज एप्लीकेबल नहीं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, बट ये एप्लीकेबल है बस एलएलपी और कंपनी को। तो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी लॉ कौन से रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना मैंडेटरी रखता है। ये ओवरलैपिंग पार्ट है अपना कंपनीज एक्ट के साथ, आप कंपनीज एक्ट में भी ये पढ़ोगे सब। फिर आइडेंटिफाइंग वेरियस लॉज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज एंड देयर कंप्लायंसेस। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर कुछ कंप्लायंसेस रहे, वो माइनिंग एक्ट का हो गया, एविएशन एक्ट का हो गया, टेलीकॉम एक्ट का हो गया, ये सब जो इंडिविजुअल बिजनेस टू बिजनेस के स्पेसिफिक जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो आपको इधर ब्रीफ में बताए गए हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, ये सबको गवर्न करने वाले अलग अलग एक्ट है। तो ये एक्ट का हम स्टडी करेंगे ये चैप्टर में। फिर नेक्स्ट है कंप्लायंस रिलेटिंग टू लेबर लॉज। लेबर लॉज में हम ब्रीफ में देखेंगे सब, कुछ भी डिटेल में नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ऐसे अलग अलग लेबर लॉ है। फिर पोल्यूशन रिलेटेड या एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉ है 18th चैप्टर में, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पार्ट सी अगर हम देखेंगे तो इसमें डॉर्मेट कंपनी है, मतलब आपको अगर डॉर्मेट कंपनी बनाना है तो इसके क्या कंप्लायंसेस है। डॉर्मेट कंपनी एक ब्रीफ आइडिया अगर आपको दूं तो देखो, जो है एक ऐसी कंपनी रहती है, मतलब अभी तो आपने कंपनी बना ली, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, बट अभी ऐसा पार्ट आ गया कि आपका बिजनेस ही बंद गिरा हुआ है, आप वो कंपनी में कुछ खास करते नहीं हो, तो कंपनी लॉ में आपको कंप्लायंस तो करने पड़ते। तो ये कंप्लायंस से बचने के लिए डॉर्मेट कंपनी बनाई है। अगर आप डॉर्मेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आपको बस एनुअली एक कंप्लायंस करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है एज फार एज कंपनी लॉ इज कंसर्न्ड। ओके, तो इसके लिए डॉर्मेट कंपनी का सेक्शन है, वो हम देखेंगे क्या है डिटेल में तब। फिर स्ट्राइक ऑफ क्या रहता है और रिस्टोरेशन क्या रहता है, स्ट्राइक ऑफ होने के बाद रिस्टोरेशन क्या रहता है कंपनी और एलएलपी का, वो हम पढ़ेंगे। एंड लास्टली आपका आता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। इसमें अपन नया कोड जो आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन को लेके आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एज वेल एज कंपनी लॉ में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, ये हम पढ़ेंगे। ओके, चलो, ये तो हमने अभी सिलेबस देख लिया। अभी मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ स्टडी करने के पीछे क्या है। तो दोस्तों, अभी हम इधर ये सब्जेक्ट में जो भी लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी लॉ पढ़ेंगे उसको एकदम जनरलाइज रखना है। मतलब ये सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट आपको कौन से भी एक्ट का इन डेप्थ नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो अपना एलएलपी रिलेटेड चैप्टर है पार्ट ए में, ठीक है। अभी एलएलपी एक्ट देखा जाए तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, बट अपना सब्जेक्ट का नाम क्या है, सेटिंग अप, ठीक है, सेटिंग। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या नॉर्मल कंप्लायंस से रिलेटेड जितने प्रोविजंस आपने बुक में दिए हैं उतने ही आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर हमने अभी लेबर लॉ वाला एक चैप्टर देखा, उसमें बहुत सारे एक्ट्स है लेबर लॉ से रिलेटेड। फैक्ट्रीज एक्ट है, बोनस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो अभी ये सारे एक्ट इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है क्या? जी नहीं, आपके मॉड्यूल में जितना कवरेज दिया है उतना आपको एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो हमको ये सब्जेक्ट में सब बहुत सारे एक्ट दिए गए हैं, बट सब ओवरऑल है, ठीक है। और जनरली नॉर्मल कंप्लायंस मतलब ओवर ऊपर ऊपर क्या क्या कंप्लायंसेस रहते हैं उसका एक आइडिया देने के लिए ये सब्जेक्ट बनाया गया है।
तो कहीं पर भी आपको इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको मॉड्यूल में जितना दिया गया है उतना एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं सब्जेक्ट के रिलेटेड बोलूं तो कैसा है कि थोड़ा ये सब्जेक्ट जो है आपको सेम सेम लगेगा, ठीक है। क्यों? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सोल प्रोप्राइटर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंप्लायंस है, फिर पार्टनरशिप करना है उसके लिए क्या क्या करना है, फिर एलएलपी करना है उसके लिए क्या क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टेप्स ओवरलैपिंग होंगे, मतलब सेम सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। तो आपको एक एक्टिविटी स्टार्टिंग से ही ऐसी करनी है कि जब भी आप कोई भी नया चैप्टर पढ़ोगे तो एक जनरलाइज स्टेप आपको अलग से छाट के लेने हैं और जो केस स्पेसिफिक है उतना ही याद रखना है, ठीक है। जब हम क्लास में मिलेंगे तब मैं आपको वापस एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये होमवर्क को आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको सब्जेक्ट के बारे में ओवरऑल आइडिया आ गया होगा। आपको अगर इसमें भी कुछ अगर डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में डालने के लिए फ्री हो या पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए भी फ्री हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि अभी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और आगे के चैप्टर के वीडियोस इसके बाद आएंगे। थैंक यू वेरी मच।